नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्राइम स्टोरीज विद वीके में। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। निर्भया कांड आज़ाद हिंदुस्तान की उन घटनाओं में से एक है जिसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। आज से ठीक 9 साल पहले यानी 16 दिसंबर 2012 की वो खौफनाक और मनहूस रात जिसने एक झटके में एक लड़की की जिंदगी को खत्म कर दिया था। लेकिन इस घटना ने आम लोगों को अंदर तक झंझोर दिया था। यही नहीं, इस घटना से सबक लेते हुए भारतीय कानून व्यवस्था ने महिलाओं के पक्ष में कई अहम बदलाव किए थे। इस कांड को निर्भया कांड कहा गया। साल 2012 की सर्द और अंधेरी रातों में से एक 16 दिसंबर की रात 23 साल की निर्भया अपने दोस्त के साथ दिल्ली के साकेत सिलेक्ट सिटी वॉक सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गई थी। कॉल सेंटर में काम करते हुए फिजियोथेरेपी की अपनी पढ़ाई के लिए खर्च निकालते हुए बड़ी उड़ान के सपने भर रही थी। फिल्म देखने के बाद निर्भया अपने दोस्त के साथ घर जाने के लिए ऑटो का इंतजार कर रही थी, लेकिन काफी देर तक द्वारका जाने का कोई साधन नहीं मिला, तो वह ऑटो में बैठकर मुनिरक्का बस स्टैंड तक आ गए। लेकिन यहाँ से भी उन्हें द्वारिका जाने का कोई साधन नहीं मिल रहा था। रात बढ़ती जा रही थी। इसी बीच एक बस पास से गुजर रही थी और इसे देखते हुए निर्भया तथा उसके दोस्त ने बस से आगे का सफर पूरा करने की योजना बनाई, क्योंकि वह बस भी द्वारिका ही जा रही थी जहाँ उन्हें भी जाना था। इसी बस में 6 और लोग भी बैठे हुए थे। बस द्वारिका के लिए निकल गई थी और अभी रात के 10 भी नहीं बजे थे और सड़कों पर लोग भी नहीं दिखाई दे रहे थे। इसी बीच बस में सवार एक नाबालिग लड़के और उसके साथियों ने इन दोनों लोगों के साथ बदतमीजी शुरू कर दी थी। शुरुआती बदतमीजी ने अचानक बड़ा और खतरनाक रूप लिया और यह भारत के लिए कलंक साबित हो गया। स्लम एरिया में रहने वाले अपराधी राम सिंह और उनके अन्य साथियों ने निर्भया के दोस्त के साथ बुरी तरह से मारपीट की। वहीं दूसरी ओर निर्भया को बस के पीछे ले जाकर उसके साथ हाथापाई भी की। यही नहीं, इन अपराधियों ने बारी बारी उसके साथ रेप भी किया। निर्भया के विरोध करने पर लोहे की रॉड पीड़िता के शरीर में डालकर जानलेवा हमले तक किए गए। दोनों लोग घायल अवस्था में बुरी तरह से वहीं पड़े रहे। की सुइयों के रात के 10 के ऊपर चले जाने पर और बेटी निर्भया के घर नहीं आने पर माता पिता को चिंता हुई तो बार बार फोन करने लगे, लेकिन फोन स्विच ऑफ बता रहा था। इस बीच 11:15 बजे उनके पास फोन आया और फिर माता पिता बेटी को देखने सफदरगंज अस्पताल पहुंचे, जहां निर्भया की हालत बेहद खराब थी। इलाज के दौरान जब निर्भया की मेडिकल जांच की गई तो पता चला कि रेपिस्टों ने हमलों के दौरान लोहे की रॉड से पीड़िता के प्राइवेट पार्ट्स के साथ साथ उनकी आंत भी बाहर निकाल दी थी। कई दिनों वह दिल्ली के अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करती रही। फिर तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने 27 दिसंबर को उसे हवाई एम्बुलेंस के जरिए सिंगापुर भेजा, लेकिन 29 दिसंबर की सुबह निर्भया ने अपनी छोटी सी जिंदगी को अलविदा कह दिया। निर्भया के चले जाने के बाद देश भर में महिलाओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और हर और दोषियों को उनके किए की सजा दिलाने की मांग होने लगी। लगातार विरोध प्रदर्शन और बढ़ते दबाव के बीच मनमोहन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिन वर्मा की अगुवाई में 3 सदस्य समिति का गठन किया। देश भर से आए सुझावों के आधार पर सिर्फ 29 दिनों में तैयार की गई 630 पन्नों की यह रिपोर्ट बाद में 2013 में पारित किए गए क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट का आधार भी बना। इस नए कानून के तहत रेप की सजा की 7 साल से बढ़ाकर उम्र कैद कर दी गई। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने हादसे के 1 हफ्ते के अंदर राम सिंह, मुकेश सिंह, अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और एक नाबालिग समेत 6 आरोपियों को पकड़ लिया। मामला कोर्ट में पहुंचा। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के 1 हफ्ते के अंदर ही अदालत में चार्जशीट फाइल कर दी।
मृत्यु से पहले निर्भया के दिए गए स्पष्ट बयान और फिर उनके दोस्त के कोर्ट के सामने दिए गए बयानों ने आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस बीच पुलिस के मुताबिक मार्च 2013 में मुख्य अभियुक्त राम सिंह ने तिहाड़ जेल में खुदकुशी कर ली थी, जबकि अगस्त 2013 में नाबालिग अभियुक्त को जुनाइल कोर्ट ने रेप और हत्या का दोषी घोषित करते हुए 3 साल के लिए बाल सुधार गृह भेजा। निर्भया कांड के बचे शेष 4 दोषियों मुकेश सिंह, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और अक्षय ठाकुर को सितंबर 2013 में दिल्ली के एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गैंग रेप, हत्या और सबूत मिटाने के लिए दोषी ठहराया। चारों को मौत की सजा सुनाई गई। दूसरी ओर दोषियों को फंदे पर लटकाने से रोकने के लिए याचिकाएं और पैतरे चले गए, लेकिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट और फिर राष्ट्रपति की ओर से दया याचिका खारिज कर दी गई। निर्भया की मां आशा देवी का दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में अहम रोल रहा था। उन्हें मौत की सजा दिलाने तक वह लगातार संघर्ष करती रही। बार बार दया याचिका लगाए जाने से दोषियों को सजा टलती जा रही थी, लेकिन लंबे इंतजार के बाद वो दिन भी आया जब दोषियों को उनके किए की सजा पूरी दुनिया ने देखी। 20 मार्च 2020 को निर्भया कांड में दोषी करार किए गए विनय कुमार शर्मा, मुकेश कुमार, पवन गुप्ता और अक्षय कुमार को फांसी पर लटका दिया गया। हालांकि निर्भया के दोषियों को सजा मिल चुकी है, लेकिन रेप के अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे। लगातार आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। दिल्ली के निर्भया कांड से भड़के लोगों का गुस्सा अभी शांत भी नहीं हुआ था। इसी बीच 200 किलोमीटर दूरी पर मोहब्बत की नगरी आगरा में हुए एक ब्लाइंड मर्डर केस ने पूरे आगरा में खलबली मचा दी थी। वाकया 9 साल पहले की सर्द शाम का है। 15 मार्च 2013 को शाम 7 बजे के आगरा के पुलिस कंट्रोल रूम में फोन आता है। सूचना ये आई कि दयालबाग खेल गांव के पास एक लवारिस ऑल्टो कार खड़ी हुई है। कार का रंग लाल था। कार काफी देर से खड़ी हुई थी। इस इलाके में सिपाही को ये सूचना मिली। खेल गांव और दयालबाग का नाम सुनकर वह सीधे मौके पर पहुंच गए थे। गाड़ी लॉक थी। काफी कोशिश के बाद भी नहीं खुली तो सिपाही ने किसी चाबी वाले को बुलाया। करीब आधे पौन घंटे लग गए गाड़ी को खुलवाने में। ड्राइविंग सीट की बगल वाली सीट पर एक कागज पड़ा हुआ था। उसमें एक मोबाइल नंबर लिखा था। कार को एक बार देखने पे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इसमें किसी तरह का कोई हादसा हुआ है। मोबाइल नंबर के अलावा कोई ऐसी चीज भी नहीं मिली जिससे कुछ सुराग मिल सके। रिटायर्ड आईपीएस अफसर राजेश पांडे ने आगरा के इस बहुचर्चित हत्याकांड के बारे में अपने यूट्यूब चैनल पर बेहद बारीकी से जानकारी दी है। वह बताते हैं कि सिपाहियों ने उस कागज पर लिखे मोबाइल नंबर पर फोन मिला दिया था। पता चला कि कार के मालिक ऋषिपाल शर्मा हैं। उनको बताया गया कि उनकी गाड़ी इस जगह से दयालबाग के खेल गांव में खड़ी हुई है। उन्होंने फौरन तमाम रिश्तेदारों और मित्रों को इस बारे में बताया। ऋषिपाल आगरा के राधा स्वामी सत्संग से जुड़े हुए थे। ये सभी लोग मौके पर भागते भागते आए। पाल ने बताया कि लाल रंग की ये गाड़ी उनकी 23 साल की लड़की नेहा शर्मा इस्तेमाल कर रही थी और आज सुबह वो इस कार को लेकर कॉलेज गई हुई थी। वह शाम 5 बजे तक घर आ जाती है, लेकिन उस दिन वह देर शाम तक घर नहीं पहुंची थी। वहाँ के लोगों ने काफी कोशिश की, लेकिन पता नहीं चल पाया कि आखिर कार यहाँ कैसे पहुँची। आने पर घर वालों ने बताया कि नेहा आज सुबह अपने कॉलेज दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट गई थी। वह पीएचडी की पढ़ाई कर रही थी। निर्भया कांड के चलते माहौल बहुत खराब था। मामले की गंभीरता को देखते हुए आगरा के सारे बड़े पुलिस अफसर मौके पर वहां पहुंच गए थे। इस बीच मां ने बताया कि शाम 6 बजे से वह नेहा के मोबाइल नंबर पर 50 बार फोन कर चुकी थी, लेकिन फोन नहीं उठ रहा था। अभी थोड़ी देर पहले ही
फोन उठा और एक लड़के ने बताया कि नेहा दीदी को सदर बाजार गई हुई हैं। नेहा की माँ कुछ पूछ पाती कि तुम कौन हो, तुम्हारे पास नेहा का फोन कैसे आया, नेहा सदर बाजार किस लिए गई है, वह फोन क्यों साथ लेकर नहीं गई। उधर उसने फोन काट दिया था। करीब आधे घंटे तक फिर कई बार फोन किया गया पर उठा नहीं। आधे घंटे बीत जाने के बाद उसी लड़के ने फोन उठाया और कहा कि आंटी, नेहा दीदी तो मूवी का टिकट लेने के लिए लाइन पर खड़ी हुई हैं, इसलिए अपना मोबाइल उन्होंने मुझे दे दिया है। माँ बार बार पूछती रही कि तुम कौन हो, नेहा किस मूवी का टिकट ले रही है, वह कौन से थिएटर में गई हुई है, पर उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया और एक बार फिर उसने फ़ोन काट दिया। इसके बाद नेहा की माँ ने करीब 20 बार फ़ोन मिलाया पर फ़ोन नहीं उठा और थोड़ी देर बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। यह बात पुलिस अधिकारियों को बताई गई। पुलिस अक्सर घर वालों से कहते हैं, अगर नेहा के किसी के साथ प्रेम संबंध है तो बताइए, हो सकता है कि वह उसके साथ मूवी देखने गई हुई हो। वह सबसे ज्यादा किसके साथ आती जाती थी, आप लोगों को किसी पर शक हो तो बताइए, उसका किसी के साथ संबंध तो नहीं था। इस तरह की बातें पूछी जाने लगी। पुलिस ने अलग अलग एंगल से पूछताछ की पर कोई सुराग हाथ नहीं लग पा रहा था। घर वालों ने बताया कि नेहा दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बायोटेक्नोलॉजी से पीएचडी कर रही थी। पुलिस ने इस इंस्टीट्यूट के रास्ते में पढ़ने वाली जगह पर पूछताछ की। रात के समय रिसर्च कर कुछ लौट रहे स्टूडेंट से पूछताछ की गई। किसी स्टूडेंट ने बताया कि नेहा को आज अंतिम बार नैनो बायोटेक्नोलॉजी लैब की तरफ जाते हुए देखा था। नैनो बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस कोर्स है। इससे पता चलता है कि इसमें पीएचडी कर रही नेहा पढ़ने में काफ़ी तेज थी। नेहा ने एमएससी करने के बाद एमफिल भी किया था। एमफिल के बाद वह नैनो बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च कर रही थी। पुलिस रात में ही माता पिता को लेकर लैब पहुंचती है। लैब बंद कर कॉलेज का स्टाफ जा चुका था। लैब का ताला तोड़ा गया। लैब में जो दिखा उससे सबके होश उड़ गए थे। नेहा फर्श पर पड़ी हुई थी। पूरे लैब में खून ही खून बिखरा हुआ था। नेहा के मुंह में रुमाल ठूसा हुआ था। उसके हाथ पीछे की ओर बंधे हुए थे। उसके शरीर पर 20 जगहों कटने के निशान थे। ऐसा लग रहा था किसी ने नुकीले औजार से उसको काटा हुआ था। पूरे लैब में हर तरफ खून से सने टिश्यू पेपर फेंके गए थे। देखकर लग रहा था कि मारने वाले ने हर बार के बाद उसका हाथ टिश्यू पेपर से साफ किया होगा। माँ वहीं बेहोश होकर गिर गई थी। बाप भी जमीन पर बैठ गया था। इतना खौफनाक मंजर देखकर हर कोई हैरान रह गया था। पुलिस वाले भी हैरान हो गए थे। लैब में रिसर्च के दौरान इस्तेमाल होने वाला पिपेट का छोटा टुकड़ा फर्श पर पड़ा हुआ था। बाकी का हिस्सा नेहा के पेट में घुसा हुआ था। पिपेट कांच का बना एक लंबा उपकरण होता है जिसकी मदद से रिसर्च स्कॉलर किसी केमिकल की नाप लेते हैं। नेहा की सलवार घुटनों के नीचे तक खिसकी हुई थी। देखने में साफ लग रहा था कि या तो उसके साथ बलात्कार हुआ है या फिर उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की गई है। लैब में इस तरह एक जवान लड़की की लाश मिलने की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई थी। पुलिस ने मौके पर सबूत इकट्ठा करने के बाद लैब को सील कर दिया था। नेहा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। निर्भया कांड को लोग अभी भूल भी नहीं पाए थे। ऐसे में 16 मार्च की सुबह जब यह मर्डर आगरा के अखबारों की सुर्खियां बना तो लोगों का गुस्सा भड़क उठा था। सभी स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं सड़क पर आ गए थे। महिलाओं के संगठन ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। हत्यारों को पकड़ने और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग होने लगी। नेहा के कत्ल को 3 दिन बीत चुके थे। पुलिस ने नेहा के साथ पढ़ने वाले सभी लोगों की सूची बनाई। नेहा और उनके सभी दोस्त, चाहे वो लड़का था या लड़की, सभी के मोबाइल का सीडीआर निकाले जाने लगा। कॉलेज कैंपस के अंदर बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और उसके अंदर मौजूद लैब के रिसर्च स्कॉलर का सब मिलने से पुलिस के पास ज्यादा स्कोप नहीं था कि वह बाहर पूछताछ के लिए भटके। इसलिए पुलिस नेहा के साथ पढ़ने वाले लोगों से
पूछताछ पर ही ज्यादा जोर दे रही थी। आईजी जॉन और डीआईजी रेंज ने मिलकर पुलिस अफसरों की एक बड़ी टीम बनाई। आसपास के जिलों से भी क्राइम में रुचि रखने वाले कुछ इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर सबको बुलाया गया। सादे कपड़े में कुछ पुलिसकर्मी कॉलेज कैंपस में तैनात थे ताकि कुछ सुराग हाथ लग सके। इस बीच नैनो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर ने पुलिस को बताया कि कॉलेज के कंस्ट्रक्शन काम कर रहे ठेकेदार विशाल शर्मा के कपड़ों पर खून के दाग देखे गए थे। प्रोफेसर को यह जानकारी विशाल शर्मा के घर के पास रहने वाले बच्चों ने दी थी। डर की वजह से बच्चे पुलिस के पास नहीं गए थे। दूसरी बात उन्होंने बताई कि विशाल के साइकिल में भी खून के धब्बे लगे हुए थे। पुलिस को लगा कि हमारा काम हो गया। विशाल शर्मा उठाया गया और थाने पर लाया गया। वाकई में उसके शर्ट, जूते और साइकिल पर लाल धब्बे लगे हुए थे। इन धब्बों को पानी से धोकर छुड़ाने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने पूछताछ की। उसने बताया कि साहब, हम ठेकेदार हैं। हम तमाम इमारतों में पेंटिंग्स का भी काम करते हैं। ये निशान पेंट के ही हैं। लेकिन पुलिस कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। सीनियर अफसरों के हस्तक्षेप करने के बाद पुलिस ने ठेकेदार की शर्ट, जूते और साइकिल पे मिले धब्बों को जांच के लिए आगरा स्थित फॉरेंसिक लैब में भेजा था। 3 दिन बाद रिपोर्ट आई। इसमें यह स्पष्ट हो गया कि ये खून के धब्बे नहीं थे। ये कोई रंग है जो हूबहू खून से मैच कर रहा है। विशाल शर्मा को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। नेहा के कॉलेज का स्टाफ पुलिस जांच में कोई खास सहयोग नहीं दे रहा था। नतीजा 15 दिनों बाद भी पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लग पा रहा था। कॉलेज के लोगों ने पुलिस पर परेशान किए जाने का आरोप लगाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में रीट दाखिल कर दी थी। आरोप यही कि पुलिस सीनियर प्रोफेसरों को सीनियर कर्मचारी को बार बार थाने बुलाकर तंग कर रहे हैं। कॉलेज का कोई भी प्रोफेसर, कोई भी स्टूडेंट पुलिस के पास जाने को तैयार नहीं था। अगर उन्हें पूछताछ के लिए थाने बुलाया भी जा रहा था तो उनके तरफ से फौरन एक याचिका हाई कोर्ट में पड़ जा रही थी। हाई कोर्ट में डेट पड़ती थी और पुलिस अधिकारियों को जवाब देना पड़ता था। एक दिन नेहा के घर वालों ने आईजी जॉन आगरा में संपर्क किया। उन्होंने बताया, सर, नेहा के साथ पढ़ने वाले बच्चों ने जानकारी दी है कि दयाल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के चेयरमैन, जो कि पूर्व आईएएस भी हैं, उनका एक भांजा है। उसका नाम है उदय स्वरूप। वह अक्सर लैब में आया करता था, थोड़ी देर बैठता था, दूसरे रिसर्च स्कॉलर से बातचीत करता था। बच्चों को शक है कि हो न हो ये करतूत उसी की हो सकती है। वह बहुत मनबड़ किस्म का है और अपने मामा के दम पर दबंगई दिखाता था। वह कहता है कि इस कैंपस के अंदर हम चाहे जो करें, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शायद इसीलिए बच्चे पुलिस के सामने आकर उसका नाम नहीं ले रहे थे। पुलिस ने जब उदय स्वरूप को थाने में पूछताछ के लिए बुलाया तो बड़े बड़े लोगों के फोन आने लगे। उसके चेयरमैन मामा ने फोन कर कहा कि उदय कोई चोर या लुटेरा नहीं है जो उसे थाने बुलाकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस को जो कुछ भी पूछना है घर पर आकर पूछ सकती है। इस घर पहुंचती है और पूछताछ शुरू करती है। उसके सारे जवाब से ये लगता है कि वह नेहा को जानता ही नहीं है। साफ इनकार कर देता है कि मैं नेहा को नहीं जानता हूँ। पूछताछ से पुलिस को लगा कि उदय का इस मर्डर से वास्ता नहीं है। पुलिस की पूछताछ से उदय का परिवार काफी नाराज हो गया था। कॉलेज में सादी वर्दी में तैनात पुलिस वालों ने धीरे धीरे छात्र छात्राओं से बातचीत शुरू की। सबने शक जताया कि ये उदय के ही करतूत हो सकते हैं। पुलिस ने एक बार फिर उदय स्वरूप से पूछताछ करने का फैसला किया। पुलिस उसके घर पहुंची और इस बार पुलिस ने थोड़ी सख्ती बरती। अगले ही दिन हाई कोर्ट में घर वालों ने पुलिस के उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करा दी थी। एक रीट लगा दी गई। इसी बीच नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई थी। इसमें 2 बड़ी बातों का खुलासा हुआ। पहला यह है कि नेहा की हत्या से पहले उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाया गया और उसे बेहोश कर दिया गया था।
नेहा के साथ बलात्कार हुआ या नहीं, इसको लेकर रिपोर्ट में कुछ स्पष्ट नहीं हुआ था। मतलब कि 15 दिन बाद यानी 29 मार्च को पुलिस एक बार फिर बायोटेक्नोलॉजी लैब पहुंची। पुलिस ने वहां 2 सीसीटीवी कैमरे लगवाए ताकि हर एंगल से जांच कवर हो सके। लैब में मौजूद उपकरणों में धूल लग चुकी थी, उसे कागजों में इकट्ठा किया जाने लगा। खून सूख चुका था, इसलिए फर्श को साफ किया जाने लगा। करीब 2.5 घंटे तक पुलिस ने साफ सफाई की और इस दौरान जो भी सामान मिला, कूड़ा करकट, किसी उपकरण का पार्ट, धूल आदि अलग अलग पैकेट में इकट्ठा किया गया। लैब के सभी उपकरणों पर मौजूद फिंगरप्रिंट्स भी लिए गए। फॉरेंसिक लैब में इन सभी चीजों को बारीकी से जांच की गई। इस दौरान कुछ बाल मिले, कुछ बाल महिला के थे तो कुछ पुरुष के। इसके बाद पुलिस एक बार फिर उदय के घर पहुंची और उसके पहने हुए कपड़े की मांग की। इस बात पर घर वालों ने घोर विरोध जताया, पर बाद में उन्होंने उदय का कपड़ा दे दिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि पुरुषों के पैंट, अंडरगारमेंट या फिर बनियान को आप जब भी चेक करेंगे तो उनके शरीर का कोई न कोई बाल उसमें चिपका हुआ जरूर मिलेगा। फॉरेंसिक लैब ने बहुत सावधानी से उदय स्वरूप के कपड़ों से चिपके हुए बाल निकाले। इनमें से कुछ प्यूबिक हेयर्स भी थे, यानी उदय के गुप्तांग के बाल। जब इन प्यूबिक हेयर्स को बायोटेक्नोलॉजी लैब में मिले बालों से मैच कराया गया तो दोनों पूरी तरह से मैच हो गए थे, यानी ये बाल उदय स्वरूप के ही थे। इससे पुलिस का शक पुख्ता हो गया था कि मर्डर में उदय स्वरूप का ही हाथ है। पुलिस इस मामले में करीब 250 लोगों से पूछताछ कर चुकी थी। इतने दिन बीतने पर केस को सीबीआई को सौंपने की मांग उठने लगी थी। पुलिस ने नेहा के रिलेशन को लेकर उदय स्वरूप के दोस्तों से भी पूछताछ की। इसी बीच दयाल बाग इंस्टीट्यूट के एक प्रोफेसर ने पुलिस को बताया कि मर्डर वाले दिन नेहा की लाल रंग की कार को लैब का एक टेक्नीशियन यशवीर संधू चला रहा था। पुलिस देर रात संधू के घर गई और उसे उठा लाई। पूछताछ के दौरान संधू ने पूरी घटना बताई, लेकिन आरोपी का नाम नहीं बताया। अब पुलिस ने लैब में काम करने वाले चपरासियों और सफाई कर्मचारी से लंबी लंबी पूछताछ शुरू की। इस पूछताछ से यह पता चल गया कि उदय स्वरूप बार बार लैब में आता था। अब पुलिस ने दबाव डालकर उदय स्वरूप को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। एक साइकोलॉजिस्ट को भी साथ में बैठाया गया था। पुलिस ने इस बार उसके मौखिक सवाल नहीं किए थे। छोटी छोटी पर्चियों में ढेरों सवाल लिखे गए थे और उदय से कहा कि वह लिखकर सवाल का जवाब दे। पुलिस ने कड़े सवालों से ऐसी घेराबंदी की कि इस बार उदय स्वरूप टूट गया। उसने नेहा की हत्या करने का सच कबूल कर लिया था। उदय स्वरूप और यशवीर संधू को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। इस जांच टीम में एक एसपी स्तर का अफसर, 2 डीएसपी समेत 15 पुलिसकर्मी शामिल थे। पूछताछ में उदय स्वरूप ने बताया कि वह बार बार लैब जाकर नेहा से बातचीत करने की कोशिश करता था, लेकिन नेहा उससे बिल्कुल भी बात करना पसंद नहीं करती थी। इस बात से परेशान होकर उसने लैब टेक्नीशियन यशवीर संधू से संपर्क साधा किया। उदय को पता था कि यशवीर संधू ही कभी कभी नेहा की गाड़ी ड्राइवर कर उसको घर छोड़ देता था। 15 मार्च 2013 को संधू ने उदय को फोन कर बताया कि आज लैब में नेहा अकेली है और कोई रिसर्च स्कॉलर नहीं है। चपरासी को लेकर मैं बाहर चाय पिलाने जा रहा हूँ, तुम चाहो तो आ सकते हो। उदय स्वरूप अपने साथ लैब में यूज होने वाली क्लोरोफॉर्म की शीशी लेकर आया था। वह लैब पहुंचा तो देखा नेहा अपना काम कर रही थी। नेहा ने एक बार फिर उसे नजरअंदाज कर दिया था। उदय चुपके से नेहा के पीछे आया और अपने रुमाल पर क्लोरोफॉर्म डाल दिया था और एक झटके में रुमाल नेहा के नाक पर रख दिया था। थोड़ी ही देर में नेहा बेहोश होकर फर्श पे गिर गई थी। उदय ने अब नेहा के मुंह में रुमाल ठूस दिया और उसके हाथ पीछे बांध दिए थे। इसके बाद उसने सलवार उतारने की कोशिश की, पर शायद क्लोरोफॉर्म कम तीव्रता का था, इसलिए नेहा पूरी तरह से बेहोश नहीं हो पाई थी।
उसने उदय की हरकतों का कड़ा विरोध किया। हाथ तो बंधे थे, उसने पैर चलाकर, उठकर, सिर झटककर उसका कड़ा विरोध किया। इस पर चिल्लाए उदय ने कांच के पीपेट उठाया और उसे आधा तोड़कर नेहा पर हमला करना शुरू कर दिया। वह नेहा के शरीर पर नुकीले पीपेट से लगातार वार करता रहा। करीब 1.5 घंटे तक शरीर से बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी जान चली गई थी। अब उदय ने नेहा की कार की चाबी उठाई और लैब के बाहर जाकर मौजूद यशवंती संधू को दे दी ताकि वह उसे कहीं दूर ठिकाने लगा दे। यशवीर ने नेहा की कार को चुपके से दयालबाग के खेल गांव के पास खड़ी कर दी और वहां से चला गया। इसके बाद चपरासी से लैब में ताला लगवा दिया। इस बीच उदय ने नेहा के लैपटॉप को पूरी तरह से तोड़कर वहीं पास की झाड़ियों में फेंक दिया था। मर्डर के 39 दिनों बाद 23 अप्रैल 2013 में इस घटना का खुलासा हुआ था और साल 2015 में दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई। चार्जशीट फाइल करने में पुलिस को इतना समय इसलिए लग गया क्योंकि आरोपियों ने हाईकोर्ट में कई याचिकाएं लगाकर मामले को लटकाने की कोशिश की। इसलिए पुलिस ने हर याचिका को बखूबी जवाब दिया। फिलहाल मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है। उदय स्वरूप और यशवीर संधू 9 सालों से जेल में बंद हैं। नेहा के घर वाले लंबे समय से न्याय का इंतजार कर रहे हैं, पर अब तक दोषियों को सजा नहीं मिल पाई है। दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस में धीरे धीरे कई खुलासे हो रहे हैं। अब कई बड़ी जानकारी सामने आई है। इससे पहले 13 नवंबर को दिल्ली पुलिस ने आरोपी आफताब को हिरासत में लिया था। उससे पूछताछ करने पर पता चला था कि उसने श्रद्धा की हत्या कर दी है। इससे पहले कई महीनों से श्रद्धा संदिग्ध हालात में लापता थी। पहले जब मुंबई पुलिस ने सितंबर महीने में आफताब से पूछताछ की थी तब उसने बताया था कि मई महीने में ही वो अचानक मुझसे नाराज होकर चली गई थी। उसके बाद से कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद से वो मेरे संपर्क में नहीं है। लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने उसकी पड़ताल की तब पता चला कि आफताब ने लड़ाई करते हुए 18 मई की रात में ही श्रद्धा का कत्ल कर दिया था। उस समय वो दिल्ली के छतरपुर के एक मकान में किराए पर रहा करता था। श्रद्धा की हत्या के बाद लाश के 34 टुकड़े करने में आफताब को 10 घंटे लगे थे। असल में 18 मई की रात में श्रद्धा की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। उसके अगले दिन उसने बाथरूम में लाश को आरी और चाकू से काटे थे। उसी दौरान उसके हाथ में चोट भी लगी थी। लाश को काटते समय उसने शॉवर चला लिया था। करीब 1 घंटे तक लाश के कटे हुए टुकड़ों को उसने पानी से धोया था। लाश के टुकड़ों को धोने के बाद आफताब ने उन्हें अच्छी तरह से अलग अलग पॉलीथीन में पैक किया था। इसके बाद उन्हें फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद उसने ऑनलाइन खाना का ऑर्डर किया था। उसके साथ उसने बियर भी ली थी। बियर और खाना खाने के दौरान उसने नेटफ्लिक्स पर क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज भी देखी। इसके बाद फ्रिज खोलकर श्रद्धा के कटे हुए सिर और सभी पॉलीथीन में भरे लाश के टुकड़ों को देखा और फिर सो गया था। पुलिस की जांच में पता चला है कि श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब ने अपने पुराने फ़ोन को OLX पर बेच दिया था। ऐसा उसने इसलिए किया था कि ताकि पुराने फ़ोन के आधार पर उसकी कोई डिटेल तक पुलिस ना पहुंच जाए। इसके साथ ही आफताब ने श्रद्धा के फ़ोन को महाराष्ट्र में फेंकने की जानकारी दी है, लेकिन अभी तक फ़ोन रिकवर नहीं हुआ है। पुलिस अब दोनों फ़ोन को रिकवर करने के लिए पूरी कोशिश में जुटी है। ये भी जानकारी सामने आई है कि आफताब मई में नहीं बल्कि मार्च 2022 में ही श्रद्धा की हत्या करने वाला था, क्योंकि काफ़ी समय से दोनों में खूब लड़ाई होती थी। उस समय भी उसने पूरी तैयारी की थी, लेकिन लड़ाई के बाद श्रद्धा काफ़ी इमोशनल हो गई थी, जिसके बाद आफताब ने अपना इरादा टाल दिया था। जब ये दोनों हिमाचल प्रदेश के कसौल गए थे तो भी वहाँ के होटलों में इनकी खूब लड़ाई हुई थी।
हालांकि वहां भी आफताब का मर्डर करने का कोई प्लान था या नहीं, इस बारे में पुलिस अभी पुख्ता जानकारी जुटा रही है। मुंबई में डेटिंग ऐप से मुलाकात करने के बाद श्रद्धा के साथ लिव इन में रहने लगे थे। साल 2019 में दोनों मुंबई के नया गांव कुछ महीने रहे थे। उसके बाद अक्टूबर 2020 में दोनों ने वसई में फ्लैट लिया था। उस समय किराए पर घर लेते समय आफताब ने श्रद्धा को पत्नी बताया था, यानी दोनों लिव इन में रहते हुए खुद को पति पत्नी बता रहे थे। बताया जा रहा है कि श्रद्धा का कत्ल करने के बाद आफताब जब मुंबई गया था तब उसे लगा था कि अगर पुलिस ने उसे ट्रेस करना शुरू किया तो उसके घर का पता चल जाएगा। इसलिए उसने अपने परिवार को घर छोड़कर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए तैयार करा लिया था। अब पुलिस ये पता लगा रही है कि आखिर क्या कहकर आफताब ने अपने घरवालों को दूसरी जगह शिफ्ट कराया था। श्रद्धा के पिता विकास वॉकर ने बेटी के मर्डर में लव जिहाद का संदेह जताया है। श्रद्धा अपने पिता से अधिक बात नहीं करती थी। उन्होंने खुद कभी आफताब से बात नहीं की थी। श्रद्धा के पापा ने बेटी के हत्यारे के लिए फांसी की मांग की है।